Hello student, myself Akshay Kumar Gupta. I'm assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद. जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की थी स्टेपर मोटर की, जिसमें हमने टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था. आज हम टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक पॉइंट है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया हुआ है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में. तो अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि ये क्वेश्चन को रिलेट करता है परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर. एक्चुअली ये स्टेबिलिटी को लेके क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में ओनली वन वेल डिफाइंड स्टेबल पोजीशन होता है. स्टेबल पोजीशन होता है, जबकि आपका VRSM में देयर इज टू वेल डिफाइंड स्टेबल पोजीशन. वेल डिफाइंड स्टेबल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपका एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो आपका रोटर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है वो स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस के साथ अलाइन हो जाए या कोइंसाइड हो जाए. क्लियर? टू वेल डिफाइंड स्टेबल पोजीशन. क्लियर? इसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों PMSM में एक स्टेबल पोजीशन होता है और VRSM में दो स्टेबल पोजीशन होता है. तो PMSM को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं. अगर मैं PMSM की बात करूं तो इसको डिस्कस करने के लिए हम वही काम करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी ही थी, थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. दो पोजीशन हम लेके चलेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमने उस पोजीशन पे लोड को डिटैच कर दिया तो आपका अलाइनमेंट कहाँ जाके होगा. बस यही चीज़ हमें डिस्कस करना. जहाँ जाके अलाइनमेंट होगा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वही आपका स्टेबल पोजीशन है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री पे, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था आपका जो टॉर्क होता है वो क्या आता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ये हमने डिस्कस भी किया हुआ था. आप लास्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. PMSM के केस में थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए आपका टॉर्क जो मिलता है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है. ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में प्योर साइनसोइडल फॉर्म में मिलता है. क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. मैं ये कह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री पे परमानेंट मैग्नेट है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएटेड है ऑलरेडी. इस कंडीशन में अगर हम इस पे रोटर को छोड़ देते हैं, रोटर से लोड को डिटैच कर देते हैं, तो एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल के तरफ अट्रैक्ट होगा. क्लियर? नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो इस रेफरेंस पोजीशन पे आके अलाइन हो जाएगा. क्लियर? वो क्या करेगा, वो इस रेफरेंस पोजीशन पे आके अलाइन हो जाएगा, यानी इस टॉर्क के डायरेक्शन में वो रोटेट कर जाएगा और इसके साथ आके वो अलाइन हो जाएगा. क्लियर? तो अलाइन होने का मतलब क्या है, आपका जो रोटर है, रोटर अचीव इस स्टेबल पोजीशन. अपना स्टेबल पोजीशन कहाँ आके अचीव कर रहा है, पोजीशन व्हेन स्टेटर मैग्नेटिक एक्सिस coincide with रोटर एक्सिस. क्लियर? रोटर एक्सिस. और इसका सीधा साधा मतलब है जहां पे आपका जो भी परमानेंट मैग्नेट टॉर्क डेवलप हो रहा है उस टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए. यानी आप क्या देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आके वो अलाइन हो जा रहा है, यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है और ये इस पोजीशन में आके, यानी यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, इस पोजीशन पे आके अलाइन हो जा रहा है. यानी थीटा इक्वल टू 0 क्या है इसके लिए, एक स्टेबल पोजीशन. क्लियर? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे भी आपका क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू 0 होती है, लेकिन आपका क्या है, साउथ पोल की तरफ तो अट्रैक्ट हो नहीं सकता. क्लियर? वो तो उसको रिपेल ही करेगा. तो वही चीज यहाँ पे है. अगर मैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री की बात करूं तो इस कंडीशन में भी आपका टॉर्क क्या रहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज ही रहेगा, क्योंकि
आपका जो टॉर्क का वैल्यू है, क्लियर, वो क्या हो रहा है, जो टॉर्क की वैल्यू है वो आपका क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे भी आपका क्या हो रहा है, टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज ही है। तो इस कंडीशन में नॉर्थ और साउथ पोल का पोजीशन ये आ रहा है, ये मैंने थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लिया हुआ है, यानी रेफरेंस पोजीशन से अगर मैं बात करूं तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 90 डिग्री से ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री पे ये आपका साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ। थीटा की वैल्यू अगर मान लो अप्रोच कर रही है टेंडिंग टू 179 डिग्री भी, अगर 180 डिग्री के आसपास भी अप्रोच कर रही है, यानी थीटा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एग्जैक्ट 180 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर थीटा की वैल्यू 179 हो गया या 180 हो 81 हो गया, इसकी बात कर रहा हूं, यानी वो डेविएटेड है विद रिस्पेक्ट टू 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम है या 180 डिग्री से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, अगर आपने फिर से वही चीज किया, यहां से मैंने मान लो लोड को डिटैच कर दिया, उस कंडीशन में भी क्या होगा, क्या ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, क्लियर। ये क्या करेगा, अभी भी इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि आपका जो टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्या होगा, फिर से ये पूरा का पूरा जितना भी एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री पे, वो एंगल कवर होके फिर से किस पोजीशन पे आके आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पोजीशन पे आके ही स्टेबल हो जाएगा। वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आके स्टेबल नहीं होगा। हालांकि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे भी आपका टॉर्क 0 होता है, अगर मैं परमानेंट मैग्नेटिक टॉर्क की बात करूं तो वो 0 होता है, लेकिन इट्स अ अनस्टेबल पोजीशन, ये एक अनस्टेबल पोजीशन, क्लियर। ये क्या है, अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है, ये एक स्टेबल पोजीशन नहीं है। आपको वो मैक्सिमम होल्डिंग टॉर्क के बराबर जो वैल्यू मिलती है वो अलग फिनोमिना है, लेकिन अगर मैं टॉर्क 0 की बात करूं तो 180 डिग्री पे भी ये आपको 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये स्टेबल पोजीशन नहीं देगा। आपका पूरा का पूरा उतना एंगल कवर करके ही परमानेंट मैग्नेट मोटर का, आपको पता है कि रेसिडुअल फ्लक्स का फिनोमिना होता है, तो इतना अलाइनमेंट टॉर्क डेवलप होता है कि रोटर मूव करके अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। यानी इस केस में भी आपको जो रोटर का मूवमेंट मिलेगा और रोटर मूव करने के बाद जहां पहुंचेगा वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे ही आपका पहुंचेगा और वहीं पे आपको स्टेबल पोजीशन मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या देखा, भले ही थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, लेस देन 90 डिग्री हो जाए, हर कंडीशन में आपका जो अलाइनमेंट हो रहा है, जो स्टेबल पोजीशन मिल रहा है, वो थीटा इक्वल टू 0 पे ही मिल रहा है। इसीलिए पीएमएसएम में क्या होता है, आपका एक ही स्टेबल पोजीशन होता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर केस में क्या होता है, क्लियर। अगर हम वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का देखें, क्लियर, फॉर वीआरएस, तो अगर मैं वीआरएसएम की बात करूं तो वीआरएसएम में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही चीजें, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं थीटा लेस देन 90 डिग्री की बात करूं तो उस कंडीशन में आपका ये थीटा लेस देन 90 डिग्री पे, ये आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री का पोजीशन, क्लियर, यानी 1 पोजीशन और 2 पोजीशन
रोटर का मुझे मिल रहा है VRSM। तो यहाँ भी क्या होगा आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री पे आपको पता है कि जो रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होता है वो क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो उससे क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लोड को पीछे डिटैच करता हूँ तो वन पोजीशन वो किधर मूव करेगा, रोटर पोजीशन वन मूव टुवर्ड्स एंड पोल ऑफ स्टेटर। क्यों मूव करेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, मिनिमम रिलक्टेंस चाहिए। और मिनिमम रिलक्टेंस तभी आपको मिलेगा जब रोटर एक्सिस और स्टेटर एक्सिस दोनों कोइंसाइड हो टू अचीव मिनिमम रिलक्टेंस। और मिनिमम रिलक्टेंस मिलने का एक ही लॉजिक होता है आपका, रोटर और स्टेटर का जो मैग्नेटिक एक्सिस है दोनों कोइंसाइड होना चाहिए। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्लियर। यानी क्या करेगा आपका, ये वन पोजीशन एन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी आपको जो स्टेबल पोजीशन मिलेगा वो थीटा इक्वल टू 0 पे आपको स्टेबल पोजीशन मिल जाना, क्लियर। अब मैं बात करता हूं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में मैं देखूं तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में आपका जो रिलक्टेंस टॉर्क होता है वो क्या मिलता है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप VRSM के लिए टॉर्क डिस्प्लेसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वहां से क्लियर भी हो जाएगा। ये आपका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट होगा। ये आपका पोजीशन 1 है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है यहाँ पे, क्लियर। ये आपका पोजीशन 1 है, ये आपका पोजीशन 2। अभी भी रोटर क्या चाहेगा, रोटर चाहेगा कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ उसको मिले, तो उसको थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मूव करके न जाने के बजाय उसे यही सही लगेगा कि ये जो एंगल है जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, कम होगा और इसको अचीव करना ज़्यादा ईजी हो। तो वो स्टेबल पोजीशन पाने के लिए कम समय में क्या करेगा, वहां अलाइन होना चाहेगा जहां उसको मिनिमम रिलक्टेंस पाथ मिल सके। वैसे भी टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो गया। यानी आपका जो रोटर पोजीशन 1 है वो मूव्ड टुवर्ड्स एस पोल ऑफ स्टेटर, क्लियर। आपका जो एस पोल ऑफ स्टेटर है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे जब ये एस पोल की तरफ मूव कर जाएगा, यानी ये एंगल जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर। यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे आपको स्टेबल पोजीशन मिल जाना, क्लियर। और ये केवल वेरिएबल रिलक्टेंस के लॉजिक पे ही है, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ अचीव करने के लॉजिक पे है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास थीटा इक्वल टू 0 भी एक स्टेबल पोजीशन है और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री भी एक स्टेबल पोजीशन, दोनों स्टेबल पोजीशन है। इसीलिए VRSM में 2 स्टेबल पोजीशन होते हैं और आपका PMSM में एक स्टेबल पोजीशन, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इसका 2 स्टेबल पोजीशन है और कैसे उसका केवल एक ही स्टेबल पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं VRSM के अनस्टेबल पोजीशन की बात करूं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज द अनस्टेबल पोजीशन फॉर VRSM। VRSM के लिए जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है वो अनस्टेबल पोजीशन, क्लियर। जैसे PMSM के लिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, वैसे VRSM के लिए 90 डिग्री एज वेल एज 270 डिग्री इज द अनस्टेबल पोजीशन, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेपिंग रेट या पल्स रेट भी कई जगह पल्स रेट भी बोलते हैं इसको, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होती है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये क्या है आपका, वेरिएशन ऑफ टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ स्टेपिंग रेट क्लियर इन पल्सेस पर सेकेंड, पल्सेस पर सेकेंड में क्या पल्सेस हमें मिल रही है उसके बेसिस पे,
क्लियर? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं स्टेपिंग रेट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यानी पल्स रेट को मैंने बढ़ाने की कोशिश की, तो स्टेपिंग रेट अगर हम इंक्रीज करते, स्टेपिंग रेट को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा। स्टेपिंग रेट को आपको इंक्रीज करना, स्टेपिंग रेट इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि टाइम, जो रोटर टाइम ले रहा है, क्लियर, वो टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर मैं स्टेपिंग रेट की बात करूँ तो रेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी अगर स्टेपिंग रेट की बात करूँ तो वो समथिंग थीटा बाई टी होगा, यानी स्टेप एंगल अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को रिड्यूस कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेपिंग रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हो लेस टाइम टेकन बाई, मतलब अगर आपका स्टेपिंग रेट मोर चाहिए, मोर स्टेपिंग रेट, लेस टाइम टेकन बाई रोटर, क्लियर, इन ड्राइविंग अ लोड। कहां से कहां तक, फ्रॉम एक, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में, फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने के लिए अगर लोड को वो रन कर रहा है तो वो टाइम कम हो जाए। क्लियर? अगर आपको स्टेपिंग रेट ज़्यादा चाहिए तो टाइम क्या हो जाए, वो टाइम आपको कम। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ड्राइविंग लोड टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर? ड्राइविंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद जो आपका टॉर्क डेवलप होगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। यानी आपने क्या देखा कि स्टेपिंग रेट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क आपका रिड्यूस होगा, यही आपका टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर? अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरह के टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। एक आपका एसोसिएटेड होता है स्टार्टिंग प्रोसेस, सिग्नलाइजेशन प्रोसेस और रिवर्सिंग प्रोसेस वगैरह से, और दूसरा केवल रनिंग प्रोसेस से ही एसोसिएटेड होता है। तो इसमें दो तरह के टॉर्क डेवलप होते हैं, एक पुल इन टॉर्क और दूसरा पुल आउट टॉर्क। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, आपका अगर देखो यहाँ पे ये कर्व को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ही हमने कर्व ड्रॉ किया। क्लियर? मैंने क्या बताया अभी कि अगर आप पल्स रेट को बढ़ाते हो यानी स्टेपिंग रेट को आप इंक्रीज करते हो तो आपका जो टॉर्क है, ड्राइविंग टॉर्क की वैल्यू, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर? और आपको फाइनली एक वैल्यू मिलेगी जिसपे आपको एक तरह से जीरो टॉर्क मिले, मतलब मैक्सिमम पल्स रेट पे आपको जीरो ड्राइविंग टॉर्क मिले। क्लियर? ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मैं अब बात करने जा रहा हूँ कि पुल इन और पुल आउट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उस पे बेसिस पे। क्लियर? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अगर मैं टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करूं तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा होता है आपका पुल आउट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्लियर? अगर मैं पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ये मतलब मैक्सिमम पल्स इन रेट वहां तक ले जाता है जहां पे आपका मोटर एसोसिएटेड होता है स्टार्टिंग मोड से, स्टॉपिंग मोड से, रिवर्सिंग मोड से, रनिंग मोड से, सिंक्रोनाइजिंग मोड से, इन सब से। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि पुल इन टॉर्क जो होता है, अगर मैं पुल इन टॉर्क की बात करूं तो पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से मैक्सिमम स्टेपिंग रेट ये कहाँ तक जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम स्टेपिंग रेट वहां तक जाता है एट विच मोटर कैन, क्या क्या कर सकता है मोटर, मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं,
मोटर आपका स्टॉप हो सकता है, मोटर आपका रिवर्स हो सकता है एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंड मोटर आपका सिंक्रोनाइज भी हो सकता है। ये सारे कंडीशन इसमें मिल सकते हैं। ये पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है। यानी पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो तो ये आपका पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पुल इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आपको अगर मोटर स्टार्टिंग फेज में है, आपको उसे स्टॉप करना है, रिवर्स करना है, सिंक्रोनाइज करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अलाइन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होगा। क्लियर? ठीक है। और ये किसके लिए? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लो, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये लोड के रिक्वायरमेंट पे है। आपको डिजायर्ड क्या है, आपको डिजायर्ड वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ये टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है। क्लियर? ठीक है। यही अगर मैं पुल आउट टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें भी क्या है, मैक्सिमम स्टेपिंग रेट तक जाएगा। क्लियर? लेकिन ये केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल एट विच मोटर कैन रन। क्लियर? आपका सिंक्रोनाइजिंग के बाद जो चीज बच गया, क्लियर, उसके लिए बस ये एसोसिएटेड होगा मोटर कैन रन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लोड। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होगा, आपका स्टार्ट फिनोमिना या स्टॉप फिनोमिना या रिवर्स फिनोमिना अकर्स नहीं होगा। ठीक है? बट कैन नॉट फॉर स्टार्ट, स्टॉप एंड रिवर्स, ये फिनोमिना इसमें अकर नहीं होगा। केवल रनिंग, क्योंकि आपका सिंक्रोनाइजेशन एक बार हो गया है, उसके बाद वो रनिंग मोड में चला गया है, तो वो चीज आपको मिलती रहे। तो ये आपका पुल आउट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपको किसी को ध्यान देखो तो मैक्सिमम पुल इन पल्स रेट ये मिल रहा है, आपका मैक्सिमम स्टेपिंग रेट, ये पुलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जा रहा है। और ये चीज आपको मिल रहा है मैक्सिमम पुल आउट पल्स रेट। क्लियर? ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको ब्लैक से शो किया हुआ है, ये आपका पुल आउट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये जो रेड कलर से मैंने बना दिया इसको हम पुल इन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब जो पुल इन टॉर्क और पुल आउट टॉर्क के बीच का रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, ये जो शेडेड रीजन है आपका, ये रीजन, इस रीजन को बोलते हैं हम स्लीव रेंज। ये आपका क्या कहलाता है? स्लीव रेंज कहलाता है। क्लियर? ठीक है। और जो आपका जीरो पल्स रेट से स्टार्ट होता है, क्लियर, मैं जीरो पल्स रेट से स्टार्ट होकर जो मैक्सिमम पल्स इन रेट तक जाता है, वो आपका स्टार्ट रेंज होता है। क्लियर? यानी यहाँ पे दो रेंज हो गए, एक आपका स्टार्ट रेंज और एक आपका स्लीव रेंज। अभी हम देखेंगे क्यों ये पार्ट हम क्यों छोड़ देते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि डैम्पिंग ऑसिलेशन की वजह से हमें स्टार्टिंग में वो चीज नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम ये पार्ट छोड़ देते हैं। आपका स्टार्टिंग रेंज ये डॉटेड वर्टिकल लाइन से ही शुरू होता है, तो ये स्टार्ट रेंज होता है और ये स्लीव रेंज होता है। क्लियर? तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इसमें, वो टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आपका यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लोड टॉर्क ले रहा हूँ और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांस्टेंट लोड टॉर्क, मैंने एक कांस्टेंट लोड टॉर्क लिया है टीएल, ये आपको दिख रहा होगा, ये कांस्टेंट लोड टॉर्क टीएल है। दिस इज अ कांस्टेंट लोड टॉर्क टीएल। यानी यहां पे आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे और ये पॉइंट हमें दो पल्स रेट दे रहे हैं, एक R1 पुल इन टॉर्क के लिए, एक R2 पुल आउट टॉर्क के लिए। क्लियर? R1 एसोसिएटेड होगा केवल और केवल स्टार्ट, स्टॉप, रिवर्स एंड सिंक्रोनाइजिंग फिनोमिना से, लेकिन R2 जो एसोसिएटेड होगा वो केवल और केवल रनिंग मोड में, यानी सिंक्रोनाइजेशन के बाद जो आपको
R1 से R2 तक आने के लिए, मतलब कांस्टेंट लोड टॉर्क पे अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम पल्स रेट को कहां तक बढ़ा सकते हो, जब एक बार रनिंग मोड में आपका सिस्टम आ जाता है तो वो R1 से लेकर R2 तक आप बढ़ा सकते हो। क्लियर? बियॉन्ड उसके आप नहीं जा सकते। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे कांस्टेंट लोड टॉर्क की, ठीक है, तो उस कांस्टेंट लोड टॉर्क के लिए यानी टीएल के लिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो पल्स रेट मिल रहा है, पल्स रेट इज R1, और ये R1 किससे एसोसिएटेड है? स्टार्टिंग से, स्टार्ट फेज भी हो सकता है इसमें, आपका स्टॉप फेज भी हो सकता है इसमें, आप रिवर्स भी कर सकते हो डायरेक्शन को, और आप क्या कर सकते हो, सिंक्रोनाइज भी होगा। क्लियर? ये चारों फिनोमिना अकर्स हो सकते हैं पुलिंग इन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे। क्लियर? अगर आपको जो भी डिजायर्ड है, आप जो भी चीजें चाहते हो, क्लियर, वो चीज आप कर सकते हो R1 पे। लेकिन एक बार जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, उसके बाद अगर आपको टॉर्क को आपको पल्स रेट को बढ़ाना है, तो पल्स रेट को बढ़ाने का मतलब वो कहाँ आएगा, स्लीव रेंज से होते हुए ही पुल आउट टॉर्क तक जाएगा। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन, एक बार सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद, क्लियर, फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क आप क्या कर सकते हो, पल्स रेट को कहां तक इंक्रीज कर सकते हो, पल्स रेट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम R1 टू R2, फ्रॉम R1 टू R2। क्लियर? क्योंकि यहां पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हो गया, अब ये रनिंग मोड में है। क्लियर? तो रनिंग मोड में है, सिंक्रोनाइजेशन के बाद आप उस कांस्टेंट लोड टॉर्क पे R1 को कहां से कहां तक बढ़ा सकते हो, R2 तक बढ़ा सकते हो। क्लियर? ठीक है, इसी R1 से R2 तक होने का जो फिनोमिना होता है, इसको हम स्लीव रेट बोलते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव रेट, यानी स्टेपिंग रेट फ्रॉम R1 टू R2 इज कॉल्ड एज स्लीव रेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लीव रेट। क्लियर? 1 और 2 के बीच का जो रीजन है वो क्या आपका, 1 और 2 के बीच का जो रीजन है वो क्या आपका, वो है आपका स्लीव रेंज, और जो आपका R1 से लेके R2 तक जो आपका इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, वो है आपका स्लीव रेट। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको जहन में रखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज आपने देखी कि स्लीव रेट क्या होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं कि अब मैं कर्व को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको मैंने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को शो किया है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पुल इन टॉर्क से, और 2 एसोसिएटेड है पुल आउट टॉर्क से। क्लियर? अगर 1 और 2 रीजन बिटवीन 1 एंड 2 टर्म्ड एज क्या बताया मैंने, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लीव रीजन। क्लियर? इसी तरह रीजन बिटवीन 0 पल्स रेट वर्टिकल लाइन, यानी आपको ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है ये 0 पल्स रेट का लाइन है, एंड 1 इज टर्म्ड एज स्टार्ट रीजन। स्टार्ट रीजन वो रीजन होता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रोसेस कर सकते हैं। स्लीव रीजन में क्या होता है, केवल आप रनिंग मोड में ही रह सकते हैं,
लेकिन स्टार्ट रीजन में आप सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्लीव रीजन में क्या होता है, केवल रन आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन ये प्रोसेस होता है। यानी यहाँ पे आप स्लीव रेट जो आपका स्टेपिंग रेट है उसको आप बढ़ा सकते हैं बियॉन्ड द पुलिंग रीजन टू पुल आउट रीजन तक, यानी R1 से लेके R2 तक। और स्टार्ट रीजन में आप क्या कर सकते हैं, सारे प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप स्टॉप भी कर सकते हैं, आप रिवर्स भी कर सकते हैं और आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस यहाँ पे होंगे, क्लियर। लेकिन एक बार अगर वो स्लीव रीजन में आ गया तो स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, रिवर्सिंग ये कोई भी फिनोमिना नहीं हो पाएगा, क्लियर। अभी आपको यहाँ पे एक डॉटेड वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये लाइन। अगर मैं बात करूँ इस लाइन की तो एक डॉटेड वर्टिकल लाइन दिख रहा है और ये आपका सॉलिड वर्टिकल लाइन है जो आपका 0 पल्स रेट वाला लाइन, क्लियर। अगर इस लाइन में हम देखें तो इस लाइन में ये चीज आपको दिख रही होगी, ये रीजन। अब इस रीजन में क्या होता है कि ये जो डॉटेड रेंज होता है 1 और 2 का, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये 1 और 2 का रेंज है, क्लियर। तो इस रेंज में क्या होता है कि इस रेंज को हम कभी यूज नहीं करते। अगर मैं बात करूं ये रेंज नेवर यूज्ड, कभी यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, उसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका जो पल्स रेट है वो काफी कम होता है ड्यू टू लो पल्स रेट। लो पल्स रेट, आपका जो पल्स रेट है वो कम है, स्टेपिंग रेट क्या है, काफी कम है, क्लियर। तो इस लो पल्स रेट पे आप क्या होता है कि रोटर ऑसिलेशन होता है। ये रोटर ऑसिलेशन किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ डैम्पिंग की वजह से। देयर इज रोटर ऑसिलेशन ड्यू टू लैक ऑफ डैम्पिंग। इस वजह से इस रीजन को हम यूज नहीं करते। यानी अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो आपका एक मिनिमम जो भी आपका मिनिमम पल्स इन रेट होगा, मतलब पुल इन रेट होगा, सॉरी, जो मिनिमम पुल इन पल्स रेट होगा वो आप यूज करते हैं, क्लियर। और ये रेट ये होता है, आप 0 पल्स इन रेट को नहीं यूज करते, क्लियर। इसीलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग रीजन ये मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टार्टिंग रीजन मिल रहा है। यानी आपका स्टार्टिंग रीजन यहाँ से लेके ये है, यानी एक तरह से स्टार्टिंग रीजन आपका वर्टिकल 0 पल्स रेट वाला लाइन ना होके क्या हो गया है, डॉटेड लाइन हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो स्टार्टिंग रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है, रीजन बिटवीन, प्रैक्टिकली रीजन बिटवीन डॉटेड वर्टिकल लाइन, डॉटेड वर्टिकल लाइन एंड 1, क्लियर। ये आपका स्टार्ट रीजन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये वाला रीजन एकदम यूज ही नहीं होता है, जो मैंने बताया ये रीजन कभी हम यूज ही नहीं करते, क्लियर, ठीक है। ये रीजन क्यों नहीं यूज हो रहा है, रोटर ऑसिलेशन ड्यू टू द लैक ऑफ डैम्पिंग की वजह से। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो पल्स रेट है वो काफी कम है, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये चीज हो रही है। मेन तो वही चीज है, स्टार्ट रेंज और आपका स्लीव रेंज। दो ही रेंज होता है, ये आपका स्टार्ट रेंज और ये जो रेंज है ये आपका स्लीव रेंज होता है। उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये जो आपको ए पे जो टॉर्क मिलता है यही आपका होल्डिंग टॉर्क होता है, मैक्सिमम टॉर्क। यही जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होल्डिंग टॉर्क कहलाती है, क्लियर। ऑलरेडी होल्डिंग टॉर्क डिस्कस हो चुका है, आपने प्रीवियस मुझे लेक्चर में भी देखा होगा इसको, क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या मैं बियॉन्ड मैक्सिमम पुल आउट पल्स टॉर्क जा सकता हूं, यानी अगर मैं बियॉन्ड R2 जाना चाहूं, एक क्वेश्चन फ्रेम होता है ये, व्हाट हैपेंस व्हेन pulse rate goes beyond R2।
अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, उसके बाद आपने पल्स रेट को बढ़ाना शुरू किया, वो R1 से R2 तक पहुंच गया, लेकिन आप फिर भी बढ़ाते जा रहे हैं, अगर पल्स रेट आपका ग्रेटर देन R2 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपका जो लोड है, क्लियर, ये चीज, ये 2 नंबर में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लोड स्टार्ट एक तरह से मिसरीड करने लगता है आपका, क्लियर, मिसिंग स्टेप्स, आपका स्टेप मिस करने लगता है, आपको प्रॉपर सिंकिंग नहीं मिल पाएगी, वो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो लोड है वो स्टेप्स को मिस करना शुरू कर देगा। ये आपको एक पल्स के लिए इतना स्टेप, मतलब एक स्टेप मिलता है, तो वो चीज काउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे है टॉर्क स्टेपिंग रेट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।